4 जून को अगर आप सत्ता में आते हैं, योगी नहीं, इसमें आदित्यनाथ, अगर की बात नहीं है, हमारी इसमें तरफ से तो अगर ही रहेगा 4 जून तक, योगी आदित्यनाथ को बदल देंगे 2 महीने के अंदर। देखिए दिल्ली वाले सीएम क्या? मुझे वही तो मैंने कहा कि दिल्ली वाले सीएम को हमारे बारे में बड़ा बड़ा ज्ञान पता है, हम्म, और स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट है, वहां तक नहीं पता लगा। 18 तो साल उनको अपने बारे में कुछ नहीं पता लगता है, हम्म, सारा ज्ञान दूसरों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। हम्म, तो जो लोग कह रहे हैं, आज केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात पे कोई कमेंट करने की आवश्यकता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ बेहतर दिखते हैं। इतना जरूर मैं कहता हूं, इससे ये दिखाई पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, इसका मतलब केजरीवाल के मन में हम्म, सम्मान का भाव है। अगर ये है हम्म, तो इसे मैं यथार्थ मानता हूं। अगर ये बयान शातिराना है तो उसका भी उत्तर जनता देगी। वैसे केजरीवाल जी का जो स्टाइल है वो ये है कि दिखाओ बचकाना, रहो अंदर से शातिराना। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी को वैसे टारगेट कर रहे थे कि आ जाइए पीएम बना देंगे आपको चेहरा। नहीं नहीं, आपको ध्यान हो तो कह रहे थे ना नितिन गडकरी जी को उससे टिकट दे देंगे, तो नितिन हाँ, गडकरी जी ने उनको जवाब दिया था। इसका एक और भी अर्थ समझिए। जब वो ये बात कहते हैं तो इसका मतलब वो ये स्वीकार कर ले रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है। हम्म, तय है ना। उन्होंने कहा कि मोदी जी उसके बाद फला को बना देंगे, अमित शाह जी को बना देंगे, मतलब तय है ना कि भाजपा की सरकार आ रही है। हम्म, इसके लिए केजरीवाल जी को साधुवाद। और वो हमारा सक्सेशन भी बता रहे हैं आने वाले वर्षों में, यानी ये भी मान रहे हैं कि इसका मतलब 34 तक लंबे समय तक भाजपा ही रहने वाली है। 34 तो तक कभी अमित कभी शाह, क्या फिर उसके होता बाद है, योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। आरोप लगाने के चक्कर में भी हकीकत जुबान पे आ ही जाती है, और वो हो गया। तो इस पूरे उनके वक्तव्य का एक ही सार है। इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ रही है और शक्तिशाली ढंग से आ रही है। आप लोगों पर विश्वास क्यों करे जनता, कांग्रेस पर क्यों ना करे? उसका कारण है, मैं एक ही पंक्ति में कहूंगा, मोदी जी ने आने के बाद हम्म, 25 करोड़ लोगों को हम्म, गरीबी की रेखा से नीचे निकाला। एक्सट्रीम पॉवर्टी में हम 1% लोग रह गए। हम्म, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले। हम्म, 16 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस मिली। 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले घरों को। 16 या 17 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब आवास मिला, जिसमें 3 करोड़ घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के हाथ में। हम्म, उसके बाद आप देखिए, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, हम्म, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरा बड़ा देश हम्म, बना, सोलर पावर के जनरेशन में तीसरा बड़ा देश बना। हम सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। हमारी सरकार आने से पहले कंज्यूमर तो हम दुनिया के नंबर 2 के थे, मगर केवल 2 फैक्ट्रियां थी। आज हम दुनिया के नंबर 2 के प्रोड्यूसर हैं। मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर का देश बना। ये बात भी मैं बता दूं, अब भारत में 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, यानी स्कूटर या कार जरूर है ये। और नंबर 1 पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम भारत के दुनिया के पहले देश बने। चांद के अछूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम पहले देश बने। महिला शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा में हम लोगों ने सुनिश्चित किया। ये करने वाले पहले देश बने। और एक दौर में वो सरकार थी जब पाकिस्तान के झंडे कश्मीर में दिखाई पड़ते थे। अब पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत का तिरंगा पीओके में दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद आप देखिए तो सांस्कृतिक स्वाभिमान वो आया है कि भगवान श्री राम लला विराजमान का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बना है। बिल्कुल। जो कहते थे राम मंदिर बनने के समय पेट्रोल नहीं देंगे मिडिल ईस्ट के देश, तो आज राम मंदिर भी बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत, यूएई और यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और G20 के बाद मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार पे बात करने के लिए। और वो कश्मीर जिसमें कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, उस कश्मीर में हालत यह है कि डल लेक के ऊपर तिरंगे की कतार दिखाई पड़ती है। और फिर अंत में मैं कहना चाहूंगा, विकास तब हो सकता है किसी व्यक्ति की, जब व्यक्ति को सुरक्षा हो। याद करिए, एक दौर में एक फिल्म आई थी वेडनेसडे, हम्म, जिसमें वो दिखाता है, कहता है कि वो नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी, जिसमें कहते हैं कि जब वो आदमी घर से निकलता है तो हर एक एक घंटे पे उसकी वाइफ उसको फोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए ना, चाय पी लिया कि नहीं, कुछ खा लिया कि नहीं। उसने कहा ऐसा नहीं कि वो हर एक एक घंटे पे जानना चाहती कुछ खाया कुछ पिया कि नहीं, वो जानना चाहती है कि वो जिंदा है कि नहीं।
Blast क्योंकि वो स्थिति थी, उत्तर से दक्षिण तक कहां धमाके नहीं थे। चंडीगढ़ में धमाके, चेन्नई में धमाके, दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, फैजाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, गया, हैदराबाद, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था ये छूना नहीं, कुछ होगा, पार्क में लिखा रहता था। आज वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब भारत में डर लगने लगा, तब डर नहीं लगता था। तो मुझे लगता है इतना बड़ा बदलाव यदि आया है। और आप एक और बात देखिए, फॉरेन रेमिटेंस में 111 बिलियन डॉलर भारत में आया है पहली बार, यानी विदेशी जो एनआरआई भेजते हैं, उसमें भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया। हम सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में। आईफोन जो सबसे हाई एंड सबसे महंगा फोन माना जाता है, चाइना के बाहर उसकी सबसे पहली फैक्ट्री अगर बनी है, भारत में बनी है। और डिफेंस प्रोडक्शन पहले नहीं होता था। विमान वाहक युद्धपोत हमने बनाया है, एलएमजी हमने बनाई है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अब हम पहली बार एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और विदेश नीति में तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है, रूस के साथ कर रहे हैं। और फिर भी अमेरिका से अच्छे संबंध बने हुए हैं। ठीक है। आप सोचिए कि रूस ने हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दिया है जो उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। और उसके साथ अमेरिका ने हमें प्रीडेटर ड्रोन भी दिया है जो कि उसने किसी नेटो कंट्री के बाहर नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा दृश्य देखेंगे तो आप एक ही लाइन आपके मुंह से निकलेगी कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान का।